बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ऑब्जेक्टिव करनी है ऑडिटिंग के। क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट इज़ टू वेरीफाई द अकाउंट्स टू रिपोर्ट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? कि वो अकाउंट्स को रिपोर्ट करता है, वेदर द बैलेंस शीट और द प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तो हमारे पास बैलेंस शीट हो, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है ना। हैव बीन टू ड्रॉन द प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस एंड वेदर एग्जिबिट अ ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंसर्न। यानी किसी भी कंसर्न की हमने वेरिफिकेशन करनी है अकाउंट्स की। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट के हिसाब से वो ये होगा कि हमने रिपोर्ट करना है सारे अकाउंट्स की, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, या वो कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो जो कि किसी न किसी अदारे से रिलेट हो। किसी अदारे की कितनी वेरिफिकेशन है, कितनी वैल्यू है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितना लीगली जो है वो काम हो रहा है या इलीगल काम हो रहा है, एक्यूरेसी देखना, एफिशिएंसी देखना, वो सारा का सारा काम जो होता है ऑडिट का होता है। ऑडिट ने ये करना होता है कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको देखते हुए उसने उनको ट्रू एंड फेयर व्यू उसके सारी स्टेटमेंट्स बतानी होती है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा गया वो बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा इसने बताना होता है कि यहाँ से फ्रॉड किया गया है या यहाँ पे आपकी गलती है, ताकि उस गलती को ठीक किया जा सके और उसके अपने यानी कि अपने बिजनेस के अकाउंट्स को बेहतर किया जा सके। उसके लिए हमने जो है वो ऑडिट करवाना होता है। तो ऑडिट के बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, यानी प्राइमरी से मुराद होगा जो उसके बेसिक काम है, यानी कि अगर ये सारे काम नहीं होंगे तो हमारी ऑडिट नहीं कहलाएगी। सेकेंडरी जो कि उसके दूसरी जो सानवी हैसियत रखते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव मेन है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो किसी खास जो ऑब्जेक्टिव किसी काम के लिए रखे जाते हैं, मतलब कि किसी ना किसी को कोई स्पेसिफिक काम करवाना हो अपना, तो उसमें जो है वो हम ऑडिट करवा कर तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है सबसे पहले प्रिंसिपल और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एग्जामिनेशन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से मुराद ये होता है कि किताबों को परखना। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परखना, इम्तिहान लेना, किनका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं वो ठीक है या नहीं। इसके साथ एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं उस क्वेश्चन को जब चेक करती हूँ तो इसका मतलब आपके अकाउंट को मैं एग्जामिन कर रही हूँ, देख रही हूँ कि किस तरह से है वो सही है या गलत है। तो उसकी एक्यूरेसी देखना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना, अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करना, जितनी भी बुक्स हैं वो कहलाएगा एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है। सेकेंडली क्या है? फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट। फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट से मुराद ये होगा कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी देखना कि वो कितने जो है वो सही हैं, मतलब जो काम असल में हुआ है, जो ट्रांजैक्शन असल में हुई है, क्या वही एंट्रीज है या नहीं, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू देखना कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो हकीकत पर मबनी है, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि किसी से कोई पैसा हमने वसूल नहीं किया, या लेट सपोज कि किसी अकाउंटेंट ने फ़लाँ बंदे से पैसे वसूल कर लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने एज अ बैड डेट शो कर दिया। इस तरह का ना एक केस भी आया था कि एक आदमी था, उसने ना अपना पैसा अदा कर दिया, यानी कि किसी कारोबार को कोई पैसा अदा करना था, उसने वो पैसा अदा कर दिया। तो अकाउंटेंट को लालच आई कि ये बंदा मैं ऐसा शो करवा देता हूँ कि इस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए, मैं इसको बैड डेट्स में शो कर देता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ने किसने चेक करना है? जो भी देखेगा वही समझेगा कि ये बैड डेट्स है। तो अब उसने क्या किया, 2 लाख रुपया लेके अपनी पॉकेट में डाल लिया और बाकी 2 लाख जो है वो बैड डेट शो करवा दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन जब ऑडिट करवाया गया, ऑडिट करवाने के दौरान देखा गया तो ऑडिटर ने जो है वो अगर बैड डेट्स हुए तो उसने उस पर्सन को बुला के पूछा कि आपने अमाउंट क्यों नहीं पे की। तो उस पर्सन ने जो है वो जो बंदा पेमेंट दे के गया था उसने जो कहा कि मैं जो है वो पेमेंट दे के गया हूँ, ये सबूत है। तो उससे वाउचर ले लिया, उससे डिटेल ले ली, क्योंकि रसीद उसके पास थी अदायगी की। तो इस तरह से अकाउंटेंट जो है पकड़ा गया। वो क्या वजह थी? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर नहीं थी, यानी कि उसमें सच्चाई नहीं थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टेटमेंट
जो है वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रू व्यूज़ के ऊपर बयान की जाए, गलत बयानी उसमें ना की जाए। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर अलाउड, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बतानी है हमने, यानी कि जितनी भी अकाउंटिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं क्या वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। जिस तरह से आपको पता है प्रॉपर डेस्टिनेशन होती है, डिफरेंसेस होता है कैपिटल और रेवेन्यू। आप लोगों ने पार्ट 1 में जो है वो पार्ट 2 में पार्ट 1 में चैप्टर पढ़ा था कि बीकॉम पार्ट 1 में आईकॉम पार्ट 1 में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। उसमें इन्हें एक तो वो था, एक और था क्वेश्चन चैप्टर जी, कैपिटल रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें आपने ये देखा था कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कैपिटल होते हैं, या कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर्स को। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सही तरह से फॉलो किया गया है कि नहीं, प्रॉपर रूल्स के ऊपर उसको लिखा गया है कि नहीं, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना, उसके मुताबिक सारी अकाउंटिंग यानी कि जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या उस मुताबिक मेंटेन की गई हैं कि नहीं, वो इसमें चेक करना होता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑडिटर्स होते हैं जो चेक करने के लिए आते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑडिटर का काम क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसने अपनी राय देनी होती है, जितनी भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा है उसके ऊपर उसने अपनी कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉपर वे पे राय बतानी होती है कि जी ये काम इसमें इस तरह से है, यानी वो किसी के अंदर प्रेशराइज नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी कंपनी का कर रहे हैं ऑडिट, तो वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि शेयर होल्डर जो हैं वो कारोबार में इंटरनली जो है वो नहीं होते, डायरेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो डायरेक्टर्स के काम को चेक करने के लिए जब शेयर होल्डर्स ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी है, तो वो फिर किसी ऑडिटर को हायर करते हैं। तो ऑडिटर को हायर करेंगे वो कोई बाहर का बंदा होगा, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का जो पर्सन है वो नहीं होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि वो अपनी सारी की सारी जो भी उसकी राय होती है बिज़नेस के हवाले से वो बिल्कुल आज़ादाना देता है, वो किसी के ऊपर अंडर प्रेशर होकर नहीं देता। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस। आपको पता है कि जो कंपनी है वो 1984 के मुताबिक बनती है। तो 1984 की ऑर्डिनेंस में जितनी भी बातें लिखी गई हैं क्या कंपनी उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है या नहीं। तो जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो देखते हैं कि वेदर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 1984 के मुताबिक क्या कंपनी ऑर्डिनेंस जो है वो अपनी अकाउंटिंग को प्रिपेयर करती है या नहीं। जैसे कि आपको पता है कि किसी कंपनी को चलाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, प्रॉस्पेक्टस है या शेयर्स इशू करने हैं तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट होना चाहिए। क्या कंपनी ने वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं या नहीं की, वो सब कुछ जो है वो उसने देखना होता है। ये तो थे इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आता है इसने गलतियों की तलाफ़ी करनी है और गलतियों को तलाश करके एक ऐसे जो है वो इकदामात करने हैं कि दोबारा वैसी गलती ना हो सके। सबसे पहले है एरर ऑफ डिडक्शन ऑफ एरर। डिडक्शन ऑफ एरर से मुराद ये होता है कि गलतियों को तलाश करना कि कहाँ कहाँ पे गलती की गई है, ठीक है। द टर्म एरर, टर्म का मतलब एरर का मतलब होता है द अकाउंटिंग रेफर्स टू एन अनइंटेंशनली मिस्टेक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों दो तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। एक ऐसी गलती होती है जो हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में हो जाती हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम उसको गलत करते हैं, तो वो कहलाता है फ्रॉड। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर अकाउंटेंट से गलती हुई है तो क्या इसमें उसकी अपनी नीयत शामिल थी, मतलब कि उसने ये गलती जानबूझ के की है। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, 2 लाख के हिसाब से उस बंदे ने फ्रॉड किया, 2 लाख को जो है वो बैड डेट शो करवा दिया, तो इसका मतलब वो उसकी गलती नहीं थी, वो उसने जानबूझ के गलती की, जानबूझ के उसने काम गलत किया था खुद पैसा हड़प करने के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं जो हम गलती से कर देते हैं। इसकी आसान एग्जाम्पल ये कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आप आंसर आपको गलत आ जाता है, तो आप जाहिर सी बात है आंसर जानबूझ के तो गलत नहीं लाते ना, गलती से हो जाता है। तो इसी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी ना किसी की कोई गलती होती है, तो उस गलती को सही करने के लिए या चेक करने के लिए कि इसमें क्या मिस्टेक है और किस तरह से इसको डिटेक्ट किया जाएगा, वो ऑडिटर का काम होता है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, यानी कि उन गलतियों को दुरुस्त करना और दुरुस्त करने के बाद देखना कि दोबारा वैसी गलती ना हो, महफूज कर लेना, ठीक है।
Second main objective of audit is to prevention of error. The occurrence of the error can be minimized with the help of efficient and effective internal control. यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो हमने उसको इफ़ेक्टिव वे से जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि लेट सपोज किसी ना किस्म की कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि अब अक्सर कॉलेज में ये होता है कि जी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर हम कोई ना कोई स्टेप ले लेते हैं कि उस मिस्टेक को कैसे सही किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अब आप लोगों ने कोई गलती की है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया, तो मैं आपको कहूँगी बच्चों आपने यहाँ से इस चीज़ को गलत किया, इसको ऐसे ठीक करो। मैं आपको कोई ना कोई स्टेप्स बताऊँगी, आपको ट्रेंड करूँगी कि आप इंटरनली इसको कैसे जो है वो इफ़ेक्टिव वे पे कंट्रोल कर सकते हो। फ्रॉड को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे एक जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक चीफ जो है वो चीफ ऑफिसर है, एक उससे बड़ा ऑफिसर है, 3-4 ऑफिसर जो होते हैं वो कारोबार को देख रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि कोई एक बंदा तो फ्रॉड कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे बंदे को साथ फ्रॉड के लिए शामिल कर ले, ठीक है, या गलती को बेहतर गलती जो है वो कर दे, तो दूसरे के साथ भी उसको दे दिला के चुप करवा दे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सभी चुप हो जाए उस गलती को देख के। तो इंटरनली कंट्रोल हम लोगों ने इस तरह से बेहतर करना है कि मज़ीद गलतियों का इम्कान ना हो सके। हर जगह पे चेक एंड बैलेंस रखना है। एक पर्सन की नहीं 3-4 पर्सनस की एक ही जगह पे ड्यूटी लगा दी जाती है जो कि हर चीज़ को देखते हैं। जिस तरह से हम आसान एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि अगर हम लोगों ने चेक जो है वो लिखते हैं, तो हम चेक पे अपने साइन करते हैं। चेक पे अपने साइन करने के बाद हम बैंक लेके जाते हैं, फिर बैंक वाला क्या करता है, बैंक वाला अपने साइन करता है, फिर मुझसे साइन करवाता है, फिर मुझसे साइन करवाने के बाद हम और उसके पास जाते हैं, कैशियर के पास जाते हैं, फिर कैशियर उस पर साइन करता है। तो डिफरेंट वे पे हर जगह पे एक एक चीज़ को एक एक कह सकते हैं कि जो हमारे पास वाउचर्स हैं उनको हर जगह पे साइंस करवा के कंट्रोल करके पूरी मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूवल दे के उस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। तो हर जगह पे हर चीज़ का जो है वो चेक एंड बैलेंस होता है, तो इंटरनली कंट्रोल करके हम गलती से बच सकते हैं। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? फ्रॉड का मतलब ये होता है कि हमने जानबूझ के कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसमें हमारा खुद का फ़ायदा है, यानी पर्सनली अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई गलत काम कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉड मीन्स मिस्टेक विच आर द कमिटेड विद द नॉलेज for the material benefits. Reduction of fraud is possible only when auditor applies his intelligence and the professional skills. The auditor should conduct the watching verifications and the routine checking in order to detect the fraud. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने आपको जो दी थी बैड हेड्स वाली, उसमें उस बंदे को बुला के उससे रसीद चेक की। जब उसने ये कहा कि मैंने पैसा अदा कर दिया हुआ है, कैसे पता लगा? उसने वॉचिंग की, यानी कि उसने ये कहा कि रसीद लेकर आए। जब भी आप लोग फीस जमा करवाने के लिए आते हो तो आप भी एक रसीद बनाते हो, और आपको पता है वो रसीद 3 जगहों पे जाती है। एक आपकी फ़ाइल पे लगती है, एक जो है वो अकाउंटेंट के पास रहती है, और एक आपको दी जाती है, ठीक है। अब ये अगर तीनों जगहों पे रसीद मौजूद है तो फ्रॉड का कोई इम्कान ही पैदा नहीं हो सकता। तो अगर कहीं ना कहीं अब उसने क्या किया, उसने जो है वो रसीद जो है वो अपने पास से कहीं डिसमिस करके तो उसने बैडर शो करवा दिया, लेकिन वॉचर हमने पास मंगवा के उसको वेरीफाई कर लिया। तो फ्रॉड्स को तलाश करने के लिए जो ऑडिटर है वो वॉचिंग, वेरिफिकेशन या रूटीन चेकिंग जो है वो देखता है, ताकि फ़्रॉड से बचा जा सके। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को हल करने का तरीका, उसे दोबारा यानी कि दोबारा फ्रॉड ना हो सके उसको महफूज करने का क्या तरीका होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को? उसमें ये होगा कि इसमें हम इफ़ेक्टिव वे इंटरनली कंट्रोल सिस्टम बेहतर करेंगे, ताकि हमारे पास मिनिमाइज्ड यानी कि फ्रॉड जो है वो बहुत कम हो। इसमें ये हो सकता है कि इंटरनली लेवल पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी, इस तरह से यही एग्जांपल यहाँ पे है कि अगर एक चीज़ को 3-4 दफ़ा चेक एंड बैलेंस किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतने ही ऑब्जेक्टिव इसके पढ़ते हैं, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।